हेलो दोस्तों, हाय गाइज। मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पर रहकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, साथियों, स्टडी विथ विनोद गढ़वाल के माध्यम से हम राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में हम भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। यह राज्य व्यवस्था पर मेरा कुल मिलाकर 8वां वीडियो है। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर आए वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 1786 का एक्ट एवं 1793 का चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया का आरंभ हमने 1600 के चार्टर एक्ट से किया था। सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड के व्यापारियों को पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति चार्टर एक्ट के माध्यम से दी थी और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी ने निरंतर अपने व्यापार को बढ़ाया। प्रारंभ में उन्होंने कपास, रेशम, चाय, नील, अफीम की व्यापार किया और देखते ही देखते वह भारत में व्यापार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसी संवैधानिक विकास में हमने सन 1757 का प्लासी का युद्ध देखा, सन 1764 का बक्सर का युद्ध देखा, सन 1765 की इलाहाबाद संधि का अध्ययन किया और 1772 में कंपनी में भ्रष्टाचार होने के कारण कंपनी का दिवालियापन भी घोषित होते हुए देखा, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसद से ऋण मांगा, लोन मांगा, कर्जा मांगा और इस लोन कर्जे को देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया। सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह 20 वर्षों के लिए लाया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट की तमाम विशेषताएं हमने पिछले मेरे वीडियो में देखी। हमने देखा था कि गवर्नर जनरल नामक पद निर्णित किया गया, उसकी एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 सदस्य रखे गए। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। किंतु 1773 की कमियां एवं दोष दूर नहीं हुए और फिर सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों और दोषों को दूर करने के उद्देश्य से आया था। 1784
के पिट्स इंडिया एक्ट का विस्तार से हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है, फिर भी मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वह ऐसा दस्तावेज था जिसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में क्षेत्र जीता था, जो भूमि अधिग्रहण की थी, उस पर ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश महाराजा ने, ब्रिटेन के सम्राट ने अपना आधिपत्य जताया था, अपना स्वामित्व स्थापित किया था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामले देखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए कहा गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी कुछ अवैध कार्य करते थे या नियमों का उल्लंघन करते थे, उनके लिए लंदन ब्रिटेन में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। तमाम बातें हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ी है। तो 1784 का जो एक्ट था वह रेगुलेटिंग एक्ट की सभी कमियों को, दोषों को दूर कर चुका था। न केवल दोषों को दूर किया था बल्कि इससे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी विस्तार भारत में किया गया था। यह एक दूरदर्शी परिणामों का एक्ट था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भविष्य में कभी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली थी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यह पूरी तरह से भारत को केंद्रित रखकर तैयार किया गया था। तो अब 1786 का एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1786 का एक्ट दरअसल कोई भारी भरकम अधिनियम नहीं था। इसमें कुछ अपग्रेडेशन किया गया था, अपडेट किया गया था, और जिसको समझने के लिए हमको 1785 का घटनाक्रम देखना होगा। हुआ यूं था कि 1785 में जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत छोड़कर चले गए थे। वे इंग्लैंड में वापस लौट गए थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की जगह स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आए और उन्होंने भारत आते समय अपनी कुछ मांगे रखी, कुछ शर्तें रखी। उन्हीं मांगों शर्तों को पूरा करने के लिए 1786 का एक्ट आया। तो 1786 के एक्ट में मुख्य 2 ही बातें थी। एक तो यह कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको प्रधान सेनापति बना दिया गया। हम देखते हैं ना, आज हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो वायुसेना, जल सेना, थल सेना तीनों का प्रधान सेनापति होता है। ठीक उसी प्रकार गवर्नर जनरल को भी प्रधान सेनापति बना दिया गया। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो आपको लिखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पूछा जाता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको लिखना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ये स्पष्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति बनाया गया। साथ ही दूसरा प्रावधान यह किया गया कि गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल, अपनी परिषद के निर्णय पलटने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को 1786 एक्ट के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि वह अपने परिषद के निर्णय पलट दे। एक प्रकार से उसको वीटो का अधिकार दे दिया कि यदि आप परिषद के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आप उसे पलट सकते हैं। केवल इतना ही था 1786 का एक्ट। अब हम चर्चा करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट आपको पता ही है कि चार्टर नियमों कानूनों का वह संग्रह होता है
जिससे कंपनी व्यापार करती है। एक नियम कानून होते हैं जिसके तहत कंपनी व्यापार करती है। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी अवधि 20 वर्ष की थी। 20 वर्ष 1793 में पूरे हो गए। तो कंपनी अपने व्यापार की अनुमति मांगने वापस ब्रिटेन की सरकार के पास गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिन्यूअल कराना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस की जो अवधि थी वो बढ़ानी थी। हम देखते हैं ना, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम अपना लाइसेंस 2 या 5 साल के लिए देते हैं, फिर हमको रिन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति 1773 में दी गई थी, जो कि 93 में खत्म हो गई। तो 1793 का चार्टर एक्ट लाने का एक महत्वपूर्ण कारण तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति देना थी। तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पुनः 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे बरकरार रखा गया। 1793 से 1813 में 20 वर्ष पूरे होंगे जब हम नया एक्ट पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो एक महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए और व्यापार की अनुमति दे दी, उसका एकाधिकार बरकरार रखा। दूसरा यह किया गया कि देखा गया कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में एक वर्ष में 12.5 लाख पाउंड कमाती थी। ध्यान से सुनिए, 12.5 लाख रुपए नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 12.5 लाख पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कमाती थी एक वर्ष में। तो 1793 के एक्ट के माध्यम से यह कहा गया कि 12.5 लाख पाउंड जो आप कमाते हैं उसमें से 5 लाख पाउंड तो आपको हमने जो ऋण दिया है, हमने आपको जो कर्जा दिया है, उस कर्ज को चुकाने के लिए, उसके ब्याज को चुकाने के लिए रखिए। शेष जो पैसा बचा है उसमें से आप अधिकतम 10% लाभांश अपने शेयर होल्डर को दीजिए, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, जो इसके मालिक हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनको आप 10% तक का लाभांश दीजिए, मुनाफा दीजिए। और शेष जो रुपया है, जो पौंड बचे हैं आपके पास, उससे आप ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन भत्ते दीजिए। जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है उसको वेतन भत्ते दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वेतन भत्ते दीजिए। ये सारा ही जो खर्चा है आप भारतीय राजस्व से करें। साथ ही साथ एक और प्रावधान किया गया कि यदि ब्रिटेन की सरकार को किसी से युद्ध करना पड़ता है, कोई संघर्ष करना पड़ता है, तो उस युद्ध के लिए जो भी आवश्यक उपकरण होंगे, सैनिकों की जो आवश्यकता होगी, उसे भी इसी भारतीय राजस्व से पूरा किया जाएगा। ये तमाम बातें 1793 के एक्ट में कही गई। साथ ही साथ 1793 के चार्टर एक्ट में एक बात और कही गई कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं भारत में, उनमें लिखित विधियों के माध्यम से शासन किया जाएगा। जो हमने देखा कि मद्रास, मुंबई, बंगाल, ये जितने भी प्रांत हैं इनमें अब लिखित विधियों के माध्यम से शासन किया जाएगा। साथ ही इस चार्टर से एक और बात कही गई कि जो सर्वोच्च न्यायालय है कलकत्ता में जो स्थापित किया गया है, वह अब राजस्व मामले नहीं देखेगा। उसको राजस्व के मामलों को अब नहीं देखना है, उसे केवल जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करना होगी। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया चार्टर 1793 के माध्यम से
कि जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल है या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उनकी नियुक्ति अब ब्रिटिश क्राउन के अप्रूवल के पश्चात ही की जा सकेगी। यानी कि जो ब्रिटेन के महाराजा हैं, जो ब्रिटेन के सम्राट हैं, उनके अनुमोदन के पश्चात ही आप भारत में किसी गवर्नर या गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हो। तो सिरे सिरे से ब्रिटिश सम्राट के अधिकार को बढ़ा दिया गया। यही महत्वपूर्ण प्रावधान सन 1793 के चार्टर एक्ट में किए गए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आए होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर घटना को अच्छे से स्पष्ट कर सकूं, बारीक से बारीक जानकारी आपको दे सकूं। अब हम देखेंगे जो 1793 का एक्ट है, जो कि 20 वर्षों के लिए लागू किया गया था, इसकी अवधि 1813 में समाप्त हो रही है। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान कोई भी एक्ट नहीं आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सन 1813 के चार्टर एक्ट पर चर्चा करेंगे। वह क्यों आया, उसकी क्या विशेषता थी, तमाम बातें हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्द ही। नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू टू वॉचिंग स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। जय हिंद, जय भारत।